देखते हैं अपन इन क्वेश्चंस को और फिर अपन आगे की कहानी पे बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ। भैया मेटलर्जी कैसा प्रोसेस है? ऑप्शंस आपके पास 4 दिए हुए हैं, फटाफट से देखो और मुझे आंसर भेजो फटाफट से कि भैया इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। मेटलर्जी कैसा प्रोसेस है ये पूछा गया है। मेटलर्जी किस चीज को बोलते हैं? बहुत टफ सा क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ 1 मिनट मैं आंसर देख रहा हूँ, सारे लोग आंसर भेजो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर भेज दिया। भैया मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो बहुत टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। बोलता है भैया बताओ इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम। फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्क्रीनिंग में। कौन सा ऐसा प्रोसेस है कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? राघवेंद्र ठीक है। तिवारी चेक करो, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कहीं ना किसी फॉर्म में आपके ओर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वहां से चेक करना होगा कि भैया कौन सा ऐसा हो सकता है। कोई सीधे आपको ओर में मिल जाए, ठीक है, उसके ओर के फॉर्मूले को देखो कि उस ओर का फॉर्मूला क्या है, वहां से क्रॉस चेक होकर मिलेगा कि भैया किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। क्वेश्चन देने का बस इतना सा मोटिव है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा और क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं बता पाइएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता है और का कंपोजिशन पता है तो आप बताइएगा, नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते। सिंपल सी चीज है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। याद है तो सही है, नहीं याद है कुछ नहीं कर सकते। सिद्धांत गलत है, त्रिपुरारी सही है, तिवारी सही है, आद्या गलत है। चलो, सो फ्लोरोस्पार का जब आप फॉर्मूला देखिएगा तो फ्लोरोस्पार का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaF2। ठीक है, तो ये एक ऐसा मिनरल है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता। डन है। चलो, तो आपको ये कंपोजिशन याद होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको यहाँ से आइडिया लगेगा, और क्यों वो लिस्ट जरूरी है ये भी आइडिया लगेगा अब आपको। ठीक है, चलो आगे अपन आते हैं। बोलता है कि भैया कौन सा ऐसा ओर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर। इनमें से कौन सा है जो ओर नहीं है? चेक करो और बताओ, जेई का पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओर नहीं है? ऑब्वियस है भैया कि अब तो टेबल से याद होगा, तो इसको या जिन लोगों टेबल फटाफट से उल्टा करके देख लोगे वो आंसर दे लोगे, और टेबल नहीं देखोगे या नहीं पता होगा तो आंसर नहीं दे सकते। सिंपल सी चीज है। अंजन ठीक है, शिवम ठीक है। बोलता है बताओ इनमें से निधि गलत है, राघवेंद्र ठीक है, मीनू ठीक है, ओजस्वी ठीक है, प्राची ठीक है, शान्या ठीक है, निधि ठीक है। तो भैया इसमें से पिग आयरन जो है वो और नहीं है, वो एक्सट्रैक्टेड आयरन जो हमको मिलता है आइसोलेशन के बाद, दैट इज नोन एज पिग आयरन, लो ग्रेड आयरन। थोड़ा सा
बेकार क्वालिटी का आयरन इज नोन एज पिग आयरन। ठीक है, चलिए, तो बहुत टफ टफ क्वेश्चंस हैं अभी तक आपको मिले हुए, जिसमें कम से कम 10-10 मिनट लगना चाहिए। बॉक्साइट, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, देखो कितने एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम में, मतलब 1979 से लेकर 2002 तक ये कंटिन्यूअसली पूछा गया है। ठीक है, बोलता है बॉक्साइट किसका ओर है, और इसका फ्रीक्वेंसी देख लो इस क्वेश्चन का। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है, कहीं पे कोई क्वेश्चन रहता है ना कि अच्छा 1980s का क्वेश्चन है, 90s का क्वेश्चन है, तो उसको करने का क्या जरूरत है भैया, इसीलिए जरूरत है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ईयर का एग्जाम, मतलब किसी ईयर में आया हुआ तो मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का ईयर जो है वो मैटर नहीं करता। एग्जाम में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है वो मैटर हमेशा करता है, इसलिए कहीं भी किसी भी ईयर के आपको क्वेश्चन मिले उसको उतने ही सीरियसनेस के साथ किया करो, वो कभी भी रिपीट किया जा सकता है किसी भी ईयर का। ऐसा नहीं है कि कल को जो आपका पेपर होगा वो लेके बैठेंगे कि अच्छा 2002 के बाद जो क्वेश्चन आया उसको रिपीट करेंगे और 1979 वाले को रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो हमको यहाँ से ये पता चला कि भैया बॉक्साइट जो किसका और होता है, तो दैट इज एल्यूमिनियम का और होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है उसको क्या कहते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। मिनरल कहते हैं, गंगू कहते हैं, ओर्स कहते हैं, या सॉल्ट कहते हैं। मिनरल कहते हैं, कौन है भाई मिनरल वाला, जरा देखा जाए तो, किसने मुझे मैसेज किया मिनरल कहते हैं। अंजन जरा ऑडियो ऑन करो तो बाबू। अंजन ऑडियो ऑन करो। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर मिनरल आंसर दे रहे हो तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पढ़ाया गया अगर वहां भी समस्या है तो बहुत बड़ी समस्या है, कुछ नहीं किया जा सकता है इस मामले में। ठीक है, चलो, सो भैया वो चीज जिससे प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को निकाल सकते हैं उसको हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, चलो, बहुत टफ क्वेश्चन था, जेई का पुराना क्वेश्चन है। बोलता क्या है बताओ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑब्वियस है, जिसको ओर्स पता होंगे वो सही कर पाएंगे, जिनको ओर्स नहीं पता वो सही नहीं कर पाएंगे। बोलता है कैलामाइन सिडेराइट कार्बोनेट्स और हैं, अर्जेंटाइट क्यूप्राइट जो ऑक्साइड्स हैं, जिंक ब्लेंड और पायराइट जो है वो सल्फाइड है, मेलाकाइट और एज्यूराइट जो है वो कॉपर के ओर्स है। देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चेक करो फटाफट से। करो फटाफट से। कल्याणी ठीक है, आशीष गलत है, रिया गलत है, मीनू गलत है, त्रिपुरारी सही है।
राघवेंद्र गलत है। मेनू गलत है। अंजन गलत है। शिवम सही है। चलो ठीक है। AG2S मुझे सॉरी ये अर्जेंटाइट बताओ कि अर्जेंटाइट कौन सा और होता है। बता ही दिया, दैट इज अर्जेंटाइट कौन सा होता और होता है भैया, AG2S होता है। ठीक है, दिस इज सल्फाइड और नॉट ऑक्साइड और। क्यूप्राइड कौन सा होता है, Cu2O होता है, लेकिन अर्जेंटाइट कौन सा होता है, AG2S होता है। इसे हम बोल सकते हैं भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। दोनों में एक सही है एक गलत है, दोनों ही ऑक्साइड और नहीं है। डन है। चलो, कोई ऐसा जिसको इतने में रोना गाना मचाना है तो बता दो। कोई ऐसा जिसको इतने में रोना गाना मचाना है कि भैया इतने में हमको कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया है। समझने वाला है ही नहीं तो समझने का क्या है। समझने वाला तो था नहीं, एक क्वेश्चन जो था जिसमें थोड़ा बहुत समझना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन फटाफट से। आशीष, ऐसा जरूरी नहीं है, जब मैंने बोला है आइट वाला तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आइट वाले जो होंगे ऑक्साइड ही होंगे। अधिकतर होते हैं, अधिकतर होने और सारे के होने में फर्क होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखा करो। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि अर्थ में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। अर्थ में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट से। सान्या गलत है। जो लग रहा है कि सबसे एबंडेंट एक्चुअल में वो नहीं है। रिया सही है। आशीष गलत है। शिवम गलत है। ओजस्वी सही है। आनंद सही है। मीनू गलत है। राघवेंद्र सही है। आद्या सही है। तिवारी सही है। आशीष गलत है। भैया अर्थ में जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इस बात से नहीं जाओ कि 22% 20% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ में पूछा गया सबसे अबंडेंट, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। बोलता है टाइटेनियम इनमें से कौन से मिनरल में पाया जाता है। टाइटेनियम कंटेनिंग मिनरल फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में कौन से ऐसे मिनरल में टाइटेनियम पाया जाता है, करो फटाफट से। कार्बन के कंपाउंड अधिक होते जरूर है आशीष, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोस्ट अबंडेंट है। कार्बन के कंपाउंड अधिक हो सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि सबसे अबंडेंट होगा। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में इतना सारा है, भले उसके कंपाउंड ना बनते हो, तो हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऑक्सीजन इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन सबके साथ कंबाइन होकर कुछ ना कुछ बनाए हुए है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। बोलता है जिसमें टाइटेनियम हो। बॉक्साइट में टाइटेनियम कहाँ से आ गया। देखो तीन नाम तो इसमें सुने हुए हो, ठीक है, तीन नाम तो पता है। अब इसमें तुमको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। डोलेमाइट पता, बॉक्साइट पता, चाल्कोपाइराइट पता है, एक ही बचता है। ठीक है, दैट इज एल्मानाइट। चलो सो भैया हमको यहाँ से ये चीजें पता है कि भाई ये चार ओर्स तो हम जानते हैं, नाम सुने सुने से हैं। इस नालायक का नहीं सुने हैं, हो गया काम खत्म। टाइटेनियम का नहीं बताया। अरे भैया तीन तो पता है ना अपने को। ठीक है, बिल्कुल ये जीके का क्वेश्चन। हाँ तो जीके ही है ये। आता है तो 10 सेकंड, नहीं आता है तो फिर 3 घंटे में नहीं होगा। बोलो बोलो क्या निधि। सर कल आप पढ़ाए थे वो अल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन केमिकल मेथड से लीचिंग में, तो सर उसमें इम्प्योरिटीज था ना, टाइटेनियम और SiO, टाइटेनियम ऑक्साइड। हाँ तो वो टाइटेनियम ही ना हुआ, तो सर वो बॉक्साइट से ही ना अलग करते थे उसको। वो और हुआ या उसमें इम्प्योरिटी हुई है, बता मेरे को।
सर इम्प्योरिटी हुआ मतलब सर ये टाइटेनियम कंटेनिंग मिनरल मतलब वो टाइटेनियम का ही मिनरल होना चाहिए ये पूछ रहा है। ना 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 ना, वो तो उसमें इम्प्योरिटी है, इसमें मिनरल को छोड़। इसमें तो इस तरीके से समझ कि कौन सा ऐसा है जिसमें एक्चुअल में टाइटेनियम जिसे निकाल सकते, और समझ लो, मिनरल मत समझो इसको। वो ये तो समय मतलब वो और जिसे टाइटेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। और सर वो लास्ट क्वेश्चन जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था उसका क्या आंसर था? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? ये यस सर यही अर्जेंटाइट क्यूप्राइट, अर्जेंटाइट क्यूप्राइट। अर्जेंटाइट इज Ag2S, ऑक्साइड थोड़ी है वो, सल्फाइड है ना। यस सर। सर हम एजुडाइट कॉपर का होता है ना, हम उसको एजुडाइट देख रहे थे तो हमको लगा कि इसमें तो सारा करेक्ट ही है। चलो सर ठीक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे सेम कहानी, अगर आपको याद है चीजें तो आप फटाक से 10 सेकंड में करोगे, नहीं याद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो बोलता है इसमें से बताओ कि मेटलॉइड, कुछ दिमाग नहीं मारना, बोलता है मेटलॉइड कौन सा है। देखो कौन सा मेटलॉइड है। आर्सेनिक है, सोडियम है, ऑरम है, गोल्ड है, एफी है। बोलता बताओ इसमें से मेटलॉइड कौन है। भैया तीन तो मेटल है, हमको पता ही है। सोडियम मेटल होता है, गोल्ड मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, एक ही तो नालायक बचा जो मेटलॉइड हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास मेटलॉइड कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्सेनिक। डन है। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा बुद्धि लगा के भी मार सकते थे। अगला क्वेश्चन बोलता क्या है बताओ, और किसको कहते हैं? बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। और किसको कहते हैं? टू मच टफ। इसमें तो गलत दो ना, तो आके वहां डंडे से पीटूंगा तुम लोगों को अगर दिया किसी ने गलत तो। चलो, और किसको कहते हैं भैया? और उसको कहते हैं, उस मिनरल को कहते हैं, या उस चीज को कहते हैं जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली, चीपली, आसानी से निकाल सको। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया। बोलता है कार्नेलाइट किसका मिनरल है? देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, पीएमटी में, डीपीएमटी दिल्ली पीएमटी में पूछा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है कि कार्नेलाइट जो किसका है, किसका और है। अबे मैं सबको इग्नोर कर रहा हूँ, तेरे को नहीं कर रहा है, किसी के आंसर को नहीं बोल रहा हूँ सही है गलत है। नालायक। कार्नेलाइट किसका और है? चलो ठीक है, तो मैक्सिमम लोग आंसर दे चुके हैं भैया, जो जल्दी फटाफट से सारे के सारे। याद ही नहीं होगा, देंगे कहां से आंसर? ठीक है, तो रिया, कैल्शियम के ओर में बाबू कहाँ कार्नेलाइट दिख गया था आपको? चलो ठीक है, तो कार्नेलाइट किसका और होता है? दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और होता है कार्नेलाइट। ठीक है, सिन्नेबार देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है, देखो 82, 84, 91, 86, 73, 76, 78, 71, 1999 तक कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ सिन्नेबार किसका और है। ठीक है, सिन्नेबार किसका और है भैया? मर्क्यूरी का और है, दैट इज Hg। ठीक है, चलो सो अब अपन आते हैं आगे की कहानी। फटाफट से हेडिंग डालो रोस्टिंग, और अपन इस पे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा बहुत, अब इस पे बात करते हैं। फटाफट से हेडिंग डालो रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन बता दिया था ना, कैल्सिनेशन बता दिया था ना? नहीं बताया था क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस और टाइम कितना लगा तुम सोच रहे हैं। ठीक है, सो हेडिंग डालो फटाफट से। मुझे लगा शायद कैल्सिनेशन मैंने बता दिया था। सो फटाफट से हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स, और उसमें सबसे पहला लिखो दैट इज कैल्सिनेशन। शुरू करो, बिल्कुल 10th में था वही है, कुछ नया नहीं है। तो हेडिंग डालो फटाफट कन्वर्जेंस ऑफ ऑक्साइड, और उसमें हेडिंग, उसमें पहला लिखो दैट इज कैल्सिनेशन। ठीक है,
बोल नहीं रही? सर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रड मेटल से पढ़ाना है, मतलब उसी में सर आप लीचिंग तक ही पढ़ाते हैं, ये सब बोर्ड्स बैच में आप पढ़ाए होंगे। अच्छा, लीचिंग तक ही पढ़ाते हम लोग में सर लीचिंग तक ही पढ़ाए थे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हुआ था क्या सिर्फ? अच्छा, मैक आर्थर प्रोसेस बता दिया था ना? ऑडियो ऑन कर तो मैक आर्थर प्रोसेस बता दिया था, उसके बाद एक्सट्रैक्शन बाकी है। अच्छा ठीक है, माय बैड, मैं ध्यान में से उतर गया था। चलो ठीक है। सो अपना हेडिंग है, हमने लास्ट क्लास में लीचिंग तक पढ़ लिया था, मतलब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो चुका है। सुनो, राम कथा सुन लो अब। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हो चुका है, हमने ओर को निकाल लिया है, गैंग उसमें से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो देखो, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अपना मोटिव क्या होता है, हम चाहते हैं अब उस ओर को एक्चुअल में हमें क्या मिला, तो वो हमें मेटल का कंपाउंड मिल गया। तो अब हम चाहते हैं कि उस मेटल के कंपाउंड में से मेटल को बाहर निकाल देना। अपना सेकेंड स्टेप क्या है? पहले तो हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ओर हमको मिल चुका, अब उसमें से हमको मेटल निकालना है। मेटल कैसे निकालें? सो वो ओर क्या हो सकता है, यूजुअली वो क्या चीज होता है ओर? ठीक है, सो यूजुअली वो जो ओर है वो या तो हो सकता है वो सल्फाइड हो, या हो सकता है ऑक्साइड हो सकता है वो कार्बोनेट हो सकता है वो सल्फेट्स हो। तो बेसिकली वो ओर क्या होगा, तो मेटल का कोई ना कोई कंपाउंड होगा। हम चाहेंगे कि उससे मेटल को बाहर निकालें। अब वो मेटल को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेटल को बाहर निकालने के लिए हमको करना ये होता है, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, हमको यही फॉलो करना है। हमको इस पर कुछ दिमाग नहीं मारना कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर देते। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा मोटिव ये होता है कि जो भी ओर अपने पास है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप। अगर हमारे पास मान लो सल्फाइड है, तो हम उसको चाहेंगे कि वो उसका ऑक्साइड बना दे। कार्बोनेट है, चाहेंगे कि ऑक्साइड बना दे। सो कोई भी और अपने पास दिया है तो हमारा मोटिव होता है पहले कि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए, और फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि उस ऑक्साइड से क्या किया जाए ना, कि उसको रिडक्शन कर दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए ताकि आपको प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, प्योर मेटल मतलब मेटल मिल जाए बेसिकली। ठीक है, तो कहानी क्या हुई, ओर लिए, ओर को क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक देंगे रिडक्शन करा के, और उसके बाद हमें वहां से क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि भैया ऑक्साइड में हम किसको किसको कन्वर्ट करेंगे, पहला सवाल, और कैसे करेंगे, दो चीजें। दूसरा सवाल कि हम रिडक्शन किसको किसको करेंगे और कैसे करेंगे। तो इन दोनों स्टेप्स को हम डेप्थ में अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे करते हैं। पर हाँ, ये दो मेजर तरीके हैं, ये दो मेजर स्टेप्स हैं जिससे हम मेटल को बाहर निकालते हैं। तो फटाफट से इन स्टेप्स को छापो, और फिर अपन आगे बात करेंगे कि भैया कैसे हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ऑक्साइड से मेटल को हम कैसे निकालेंगे। छापो फटाफट से। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वहां से क्रूड मेटल कैसे निकलेगा, कच्चा मेटल कैसे निकलेगा। मेटल भी कच्चा पक्का होता है, बिल्कुल आदर्श, मेटल भी कच्चा पक्का होता है। पिग आयरन इज अ क्रूड आयरन, जिसको पिग आयरन अभी थोड़ी देर पहले सुने थे ना, दैट इज अ क्रूड आयरन एक्चुअली। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कह सकते हो कि लो क्वालिटी का, बिल्कुल सही बात है। क्रूड का मतलब हुआ लो क्वालिटी का। किसी को तकलीफ है ये चीज में कि समझ नहीं आया ये क्या कहना चाहता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि ठीक है, हम तो ये जान गए कि भैया ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हम उसमें से मेटल को निकालने के लिए दो स्टेप्स में हमको जाना पड़ेगा। पहले तो हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
और दूसरे स्टेप्स में फिर हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो अब फटाफट से आते हैं, जरा सा इसको डिटेल्स में देखते हैं। निधि रुक जाओ। सो देखो, हमको जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की बात आती है तो हम दो तरीके से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? पहला तरीका है दैट इज कि भैया हम कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा तरीका अपने पास है कि हम रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें। अब कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो क्लास 10th में भी पढ़े थे ये चीज। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि ओर लो, ओर को क्या करो, हीट कर दो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई में अगर आप हीट करते हो तो होगा क्या कि वहां से जो भी चीजें, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हुआ या वाटर मॉलिक्यूल हुआ, अगर इनको जो चीजें वहां से आसानी से छूट के निकल सकती हैं वो वहां से निकल जाएंगी और अपना काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आयरन का एक ओर है जिसमें कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो हम करेंगे क्या, इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमको आयरन का ऑक्साइड मिल गया, अपना काम बन गया। दूसरा स्टेप, दूसरे एग्जांपल में देखो, जिंक कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट ओर है, हम इसको भी हीट करेंगे तो हमें ऑक्साइड मिल गया, साथ में CO2 मिल गया। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ओर में, हीट करो वहां से आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बोनेट है, हीट करो ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बोनेट है, हीट करो ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में CO2 बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली दो केसेस ऐसे हैं जिस केस में कैल्सिनेशन किया जाता है। कौन से दो केसेस ऐसे हैं? भैया दो केसेस वो हैं जिसमें एक केस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहा तो, और दूसरे केस में अगर कार्बोनेट ओर्स रहे तो, इन दोनों को हम कैल्सिनेशन करके यहाँ से ऑक्साइड और निकाल सकते हैं, ऑक्साइड मेटल का हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हुआ जहाँ पे हमें कैल्सिनेशन के इस्तेमाल से हम ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो। कैल्सिनेशन कहाँ यूज हो रहा है? मेनली दो जगह। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं यूज होता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं जो हमें प्रैक्टिकली यूज करते हुए दिखता है, जो मेन मेटल जिसके लिए हमें दिख रहा होता है। ठीक है, चलो, फॉर कार्बोनेट्स एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक सेकंड रुक जाओ, जिसके डाउट से एक सेकंड रुक जाओ। चलो छापो फटाफट से। इन एब्सेंस ऑफ एयर का एग्जांपल, इन एब्सेंस ऑफ एयर का एग्जांपल क्या? इसका मतलब ये हुआ कि भैया सुन, ऐसे समझ, एक हमने भट्टी लिया, उस भट्टी में क्या किया, एयर के सप्लाई को बंद कर दिया और उसके अंदर में आग जला दिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, सल्फर में नहीं होता, प्रैक्टिकली नहीं रिया, सल्फर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन थोड़ी प्रेजेंट है कि तुम उसको हीट करोगे वहां से सल्फर बाहर, ऑक्सीजन बच गया, नहीं। ये तभी एप्लीकेबल है ना जब ऑलरेडी वहां ऑक्सीजन था पहले से। हम उसमें, जैसे कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, हीट किया, CO2 बाहर, ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, तो वही यूज कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है। रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड लगाना है। बिल्कुल अरीज, रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड लगाना है। और सिर्फ रिएक्टिविटी नहीं है, मतलब ऐसे समझो कि वो प्रोसेस इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए, कम टाइम लेने वाला होना चाहिए। ये तीनों चीजें, चारों चीजें होनी चाहिए, तभी जाके हम बता पाएंगे कि कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि बस रिएक्टिविटी देख के हम बता लेंगे, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा मेथड है जो बहुत स्लो है, जो 2-3 साल लग जाएगा होने में या 1 आध महीना लग जाएगा होने में, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक मोटे तौर पे इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ, इस चैप्टर की कहानी क्या है। ये जो चैप्टर है ना, आपके सिलेबस में जो चैप्टर है, इसमें मेनली कुछ खास तरह के मेटल्स पे हम फोकस रखते हैं और उसको फोकस में रखते ही इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वो खास तरह के मेटल्स कौन कौन से हैं? तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये 3 ऐसे हैं जिसपे फोकस सबसे अधिक होता है। इन तीनों को ही फोकस में रख के इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके अलावे थोड़े बहुत है, जैसे जिंक है, सिल्वर है,
ये ऐसे मेटल्स हैं कि ठीक है इनके बारे में हम पढ़ ले रहे हैं, पर हाँ ये जो 3 मेटल मैंने पहले बताए वो 3 को ही मेन फोकस में रख के चला जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे भी जो एग्जांपल दिया है उसमें देखो 2 देखोगे तो जिंक और आयरन का दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं दी, ये सारे स्टेप्स जो है ये मिडिल रेंज के, मतलब जो बहुत हाई और जो बहुत लो रिएक्टिव नहीं है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हाई रहा तो उसमें भी इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत लो रहा तो भी उसमें भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन हम किसको किसको पढ़ रहे हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मेनली यही है। ठीक है, तो भैया ये तो मिडिल मिडिल में ही आ गए, कॉपर थोड़ा नीचे है, बाकी और सब तो मिडिल मिडिल में ही है। ठीक है, चलो सो एक तो तरीका हुआ कि जो भी अपने पास ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो ओर ऐसा हुआ जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, मतलब वो कार्बोनेट नहीं हुआ, उसमें वाटर नहीं पहले से प्रेजेंट है, वो मान लो सल्फाइड ओर हो गया, तो क्या करें। सो वैसे ओर्स के लिए फिर हमको करना पड़ता है रोस्टिंग, और अपन फटाफट से आते हैं रोस्टिंग पे, तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सो नेक्स्ट है दैट इज रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या कहता है, रोस्टिंग कहता है कि भैया आप क्या करो, ओट्स को हीट करो लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई करो और उसको हीट करो। होगा क्या, तो ये मेनली यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए, मेनली सल्फाइड ओर के लिए। जैसे देखो जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ हीट किया ऑक्साइड बन गया, अपना काम बन गया। हम चाहते हैं ऑक्साइड बनाना, लेड सल्फाइड हीट किया ऑक्साइड बन गया, कॉपर सल्फाइड हीट किया ऑक्साइड बन गया। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या था कि ऑक्साइड बना ले ताकि अपना काम जो है वो आसान हो जाए। अब ये याद रखने का तरीका, याद भाई ऐसे है, मैं तो ऐसे ही छोटा था तो याद रखता था कि रोस्ट जो करते हैं वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, दुकानों पे देखे होंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है, उसको ना बंद करके ना रोस्ट नहीं किया जाता। अब तुम समझ रहे हो कि क्या रोस्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली रोस्टिंग जो है वो एक ओपन इन्वायरमेंट में किया जाने वाला प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से इसको छापो, पॉइंट आपको नीचे में लिखा हुआ है मेनली फॉर सल्फाइड। और SO2 जो है यहाँ जो रिलीज होता है SO2 ये यूज होता है H2SO4 बनाने में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक वेस्ट मटेरियल भी जो निकलता है वो एक काम की चीज बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। फटाफट छापो। पनीर का भी होता है, हाँ यार बिल्कुल पनीर का भी होता है रोस्ट, तंदूर का भी होता है, मतलब तंदूर रोटी बनती है ना। ठीक है, चलो करो फटाफट से। तो जो रोस्टिंग होता है वो ओपन, अरे उसको छोड़ो, सबसे अच्छा रोस्टिंग याद है मेरे को, अभी तो भुट्टे का टाइम है, भुट्टे को भी तो रोस्ट करते हैं ना। ठीक है, तो रोस्टिंग जो है वो क्या होता है, ओपन इन्वायरमेंट में होता है, ऑक्सीजन के सप्लाई में होता है। नोट करो फटाफट से। कैरी मिनाटी भी रोस्ट करता है, हाँ यार ये भी बात सही है, वो भी तो ऑक्सीजन के सप्लाई में करता है, सही है। कैल्सिनेशन में 2 बार ये आता है, ओ अच्छा ऐसे याद रखना। हाँ ठीक है, अपनी चॉइस है। ठीक है आरिस, मैं कहाँ रोस्ट करता हूँ यार, मैं रोस्ट करता हूँ, गलत बात है ये, रोस्टिंग तो आशीष सर करते हैं। उनसे सीखना है मेरे को रोस्ट करना। छाप लिया, लास्ट 2 लाइन क्या लिखा है, मेनली फॉर सल्फाइड और SO2 के लिखा है यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, छापो फटाफट से। छाप लिया,
चलो छापो 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 भाई छापो, कोई हड़बड़ी नहीं, छापो। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है रिया कि जब हम रोस्टिंग करते हैं ओट्स को तो हम उनको मेल्ट नहीं करते कभी भी, ठीक है? मेल्ट कर दिया जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, रिएक्शन जो है वो अलग तरीके की हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से कम रख के ही रोस्ट किया जाता है। अगर मेल्ट हो गया मेटल तो बेकार, काम बिगड़ जाएगा, वो और रिएक्टिव हो जाएगा, वो और अलग अलग तरीके की चीजें बना लेगा, इसलिए रोस्टिंग करते वक्त मेल्ट नहीं करते हैं। बोलता है कि रोस्टिंग जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसको एडिशनल हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे समझ लो कि जैसे रोस्टिंग की कहानी क्या है, बेसिकली रोस्टिंग एक तरीके का कंबशन है, काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन है। और काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन जब है तो क्या इसमें किसी भी तरीके का अलग से हीट देने का जरूरत पड़ेगा? नहीं, हमको पता है एक बार स्टार्ट कर दिए सो कर दिए, वो धड़ल्ले से होते रहेगा। इसलिए बोलता है कि भैया रोस्टिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हीट देने की जरूरत नहीं है। डन है? मेनली याद रखना सल्फाइड ओट्स के लिए करते हैं। चलो सो अब अपना फोकस है कि ये जो रोस्टिंग हम पढ़े, ये रोस्टिंग मेनली किस में एप्लीकेबल है? तो हमने 3 एग्जांपल्स देखा जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग। ठीक है, तो कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग कैसे करते हैं, अब अपन इस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। देखो कॉपर सल्फाइड की जो रोस्टिंग है ना, वो रिवर्बेटरी फर्नेस में किया जाता है। बस ध्यान रखना रिवर्बेटरी फर्नेस एक कोई चीज होती है, ठीक है? अब जरा इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। सो देखो कॉपर से एग्जांपल में लिख लेना, एग्जांपल दैट इज रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड। ये कहाँ किया जाता है? तो दिस इज द रिवर्बेटरी फर्नेस, इसको रिवर्बेटरी फर्नेस में किया जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, जब इसको रोस्ट किया जाता है तो वहां पे पहले से ना ऐसा है कि देखो पहले से कुछ चीजें जो है ना ऑलरेडी प्रेजेंट भी वहां रहती है। मतलब जो गैंग था ना, वो गैंग कुछ मायनों में पूरे तरीके से निकला हुआ नहीं रहता है। सो अब होता क्या है कि यहाँ पे भी हमको थोड़ा बहुत गैंग को बाहर करना पड़ता है, और यहाँ पे मेनली जो गैंग के फॉर्म में रहता है दैट इज द आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे ये गैंग के फॉर्म में होता है। जब इसको रोस्ट किया जाता है, Cu2O को जब यहाँ पे रोस्ट किया जाता है, जब कॉपर के सल्फाइड को रोस्ट किया जाता है, सो वहां पे FeO जो होता है वो गैंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम तो नहीं चाहते कि गैंग रहे, पहले स्टेप में गैंग अलग नहीं हो पाया, लेकिन अब तो इसको अलग करना मजबूरी है, नहीं अलग करेंगे तो मेटल कैसे निकालेंगे? तो इस गैंग को अलग करने के लिए ध्यान देना, इस स्टेप के लिए है ये, हर केस में अलग अलग कहानी होगी। सो कॉपर में से जब Cu2, जब कॉपर सल्फाइड में से हमको FeO को अलग करना होता है, गैंग को अलग करना होता है, तो यहाँ पे एक चीज डाली जाती है दैट इज SiO2, जिसको बोलते हैं फ्लक्स। इसको डाला जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, सो इस फ्लक्स को डाला जाता है जो कि FeO के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है जिसको बोलते हैं स्लैग। ये तीनों वर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं बेसिकली। उसमें गैंग प्रेजेंट है कॉपर सल्फाइड में, दैट इज FeO। उसको अलग करने के लिए कंपाउंड डाला जिसको बोला गया फ्लक्स, और वो जब दोनों रिएक्ट करेंगे, गैंग और फ्लक्स रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे स्लैग। स्लैग का मतलब होता है कचरा, बेसिकली आसान भाषा में याद रखो, कचरा बना देंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि बिल्कुल बेकार की कोई चीज बना देंगे और फिर उसको वहां से हम अलग कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। सो बोलता क्या है कि सल्फाइड ओर ऑफ द कॉपर इज हीटेड इन अ लेबोरेटरी फर्नेस, हमको पता है। नेक्स्ट बोलता है इफ ओर कंटेन्स आयरन इट इज मिक्स्ड विथ सिलिका बिफोर हीटिंग। तो अगर ओर में आयरन रहा दैट इज FeO रहा, तो सिलिका से इसको रिएक्ट कराया जाता है, दैट इज SiO2 से रिएक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ इस चीज को ध्यान दो ना, आयरन ऑक्साइड
स्लैग ऑफ, ठीक है, स्लैग, स्लैग का मतलब क्या होता है, एन आयरन सिलिकेट एंड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट विच कंटेन्स Cu2s एंड FeS, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, तो इस चीज को समझो। होता क्या है कि चलो ये रिएक्शन तो हो गई अपने पास, हमने FeSiO3 को अलग कर भी लिया, लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा जब इसको अलग कर भी लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, एक चीज बच गई होती है, दैट इज Fe2S, यहाँ पे बच भी जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर ये लास्ट वाला पॉइंट आप नहीं भी नोट करो तो इसको मैं अलग से फिर से एक बार बताऊंगा, इसको हटा दो यहाँ से। जब हम स्पेशली कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो इस पर हम बात करेंगे ये क्या चीज है। पर हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहली चीज, सल्फाइड और में एक फ्लक्स, एक गैंग प्रेजेंट रहता है, दैट इज FeO। इसको अलग करने के लिए SiO2 डाला जाता है, दैट इज फ्लक्स, और फिर वो बनता है FeSiO3। ये दोनों के बारे में मैं डेफिनेशन अभी लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या चीज है, अभी आगे आएगा, ये दोबारा से आगे आएगा, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। फ्लक्स एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी चीज है जो गैंग को अलग करने में मदद करता है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे शायद कि भैया गैंग तो हम पहले भी अलग कर चुके थे। तो बाबू ऐसा है ना कि आप कितना ही गैंग को अलग कर लो पहले स्टेप में, जरूरी नहीं है कि सारे गैंग अलग हो ही जाएंगे। कुछ अलग हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। कॉपर के केस में आयरन ऑक्साइड एक ऐसा गैंग है जो रह जाता है। सो इसको अलग करने के लिए एक कंपाउंड ऐड करते हैं जो इससे रिएक्ट करता है और इसको अलग कर देता है, दैट इज फ्लक्स। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना। अ कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विथ गैंग, एक वो कंपाउंड जो गैंग से रिएक्ट करता है एंड हेल्प्स टू सेपरेट आउट, इसको सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है इन फॉर्म ऑफ स्लैग, स्लैग के फॉर्म में वहां से सेपरेट आउट होने में मदद करता है, दैट इज नोन एज फ्लक्स। तो फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ हो तो इसमें पूछो कि भैया कोई चीज जादू हो गया। छापो जल्दी, छापो जल्दी से, बिल्कुल। तिवारी बोल रहा है कि पहले भी बताए थे 90% ही अलग होता है। सही बात है, 90% ही अलग होता है। अगर मान लो 90% पहले अलग हो गया तो 10% तो बचा था ना, उसको भी तो अलग करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए इस नालायक स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्लैग क्या होता है अंजन, जब फ्लक्स गैंग से रिएक्ट करता है तो जो चीज बनाता है उसको स्लैग कहते हैं, ठीक है। छापो जल्दी से। फ्लक्स जब गैंग से रिएक्ट करता है तो जो चीज बनाता है उसको स्लैग कहते हैं, ठीक है। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना, वो बस ऐसे दिया हुआ, डायग्राम वग्राम नहीं बनाना। पॉइंट्स छापो फटाफट से। स्लैग, हाँ बिल्कुल, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिया। कचरा बताया तो कचरा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। गैंग आसानी से अलग नहीं हो रहा है तो उसको फ्लक्स से रिएक्ट करा के अलग कर दिए। स्लैग की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है सिद्धांत, स्लैग में ऐसा कोई खासियत नहीं होता। हाँ, फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फ्लक्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, अपन आगे बात करेंगे उनके बारे में कि फ्लक्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। छाप लिए। और ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आयरन ऑक्साइड को अलग करने के लिए किस फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सिलिका, SiO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड्स में हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। छाप लिया सबने। चलो, तो अब जरा सा हम बात कर लेते हैं फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में कि भैया किस तरह के फ्लक्स होते हैं, क्या होते हैं। तो अपने पास देखो, बेसिकली फ्लक्स जो है ना वो दो तरीके के पाए जाते हैं, ठीक है। एक जिसको बोलते हैं एसिडिक फ्लक्स, एक जिसको बोलते हैं बेसिक फ्लक्स। अब एसिडिक और बेसिक फ्लक्स क्या चीज है, वर्ड से समझ में आ रहा है।
जिसमें एसिडिक नेचर है वो एसिडिक फ्लक्स है, जिसमें बेसिक नेचर है वो बेसिक फ्लक्स है। अब बात ये आती है कि किसको कब इस्तेमाल करना है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास गैंग जो है वो एसिडिक नेचर का है, गैंग अगर एसिडिक नेचर का है तो फ्लक्स आपको बेसिक नेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उससे रिएक्ट होकर उसको अलग कर दे। अगर आपके पास गैंग जो है वो बेसिक नेचर का है तो आपको फ्लक्स एसिडिक नेचर वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उससे रिएक्ट करके उसको अलग कर दे। अब ध्यान से पहले देखो इस एग्जांपल को। इस टेबल में सबसे नीचे जो एग्जांपल लिखा है इसको ध्यान दो। यहाँ पे हमको पता है कि जो लास्ट वाला पढ़े जिसमें एफीओ जो था वो क्या था, तो गैंग था, इम्प्योरिटी था। उसको अलग करने के लिए SiO2 डाला गया, तो दिस इज अ एसिडिक फ्लक्स। ये एक एसिडिक फ्लक्स था क्योंकि इसने एक बेसिक चीज के साथ रिएक्ट किया और उसको अलग कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर कहीं पे आपको एज अ गैंग मिल रहा है, एज अ इम्प्योरिटी मिल रहा है, तो उसमें भी SiO2 डालोगे तो MgSiO3 बन के अलग हो जाएगा, दिस इज अ स्लैग। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फ्लक्स अगर अपने पास इम्प्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक यूज होगा, और अगर फ्लक्स इम्प्योरिटीज अगर बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक यूज होगा। ये केस हो गई बेसिक इम्प्योरिटीज की। अगर मान लो आपके पास गैंग या इम्प्योरिटी जो है एसिडिक रही तब क्या हुआ, मान लो कहीं पे आपके पास SiO2 जो है यही एज अ वहां पे इम्प्योरिटी रहा, तब क्या करेंगे। सो SiO2 अगर कहीं इम्प्योरिटी रहा तो उसमें डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ये एक स्लैग बनाएगा और इसके साथ ये अलग हो जाएगा। CO2 तो कोई काम का है नहीं, वो तो गैस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ आपको नोटिस करना है, वो नोटिस ये करना है, ध्यान से देखो, मेटेलिक वाले में नॉन मेटेलिक का यूज किया गया, नॉन मेटेलिक वाले में मेटेलिक का यूज किया गया। और ये वाला जो है सबसे पहला एग्जांपल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाता है आयरन के एक्सट्रैक्शन में। सबसे पहला वाला आयरन और सबसे नीचे वाला कॉपर, ये दोनों सबसे कॉमन यूज आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखो। चलो अब जरा सा इधर में बात करूं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो during metallurgy, flux is added which combines with gang to form slag. Slag separates more easily from the ore than the gang. हमें पता है कि भैया बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो ओर है वो गैंग फ्री हो जाता है। फ्लक्स कौन कौन से एसिडिक होते हैं, तो बोरैक्स, SiO2 ये दोनों एसिडिक फ्लक्स हैं जो बेसिक इम्प्योरिटीज के लिए यूज होते हैं। और जो बेसिक फ्लक्स है वो कौन से हैं, तो MgO, MgCO3 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, MgCO3, CaCO3, ये कौन से फ्लक्स हैं, तो ये बेसिक फ्लक्स हैं जो यूज आते हैं एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। फटाफट छापो, और जो एक चीज आपको एकदम रट्टा मार के ध्यान रखना है उसको याद रखिएगा, ये आयरन के एक्सट्रैक्शन में और ये कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा यूज आता है। सो आयरन एक्सट्रैक्शन और दिस इज कॉपर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, छापो फटाफट से सारी कहानी। गैंग के नेचर का अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार के रखना है अपने को कि किसमें कौन इस्तेमाल होता है। SiO2 है तो CaCO3 इस्तेमाल होता है, और अगर यहाँ पे FeO एज अ गैंग है तो SiO2 इस्तेमाल होता है। ये SiO2 एक बार गैंग भी है एक बार फ्लक्स भी है, ये ध्यान रखिएगा। आयरन के केस में ये गैंग है, ठीक है, और कॉपर के केस में ये फ्लक्स है। ऐसा किसी को लगता है कि भैया इस रट्टा मार वाला प्रोसेस में कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछते चलना, थोड़ा बहुत इस में समझने वाला पार्ट है, बाकी तो पूरा का पूरा रट्टा मार है। ऐसा नहीं है समझने वाला नहीं है, समझने वाला भी है, रट्टा मार भी है। छाप लिया। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है,
छापो 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 भाई छापो। चलो छाप लिया। चलिए ठीक है। सो यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया, तो यहां तक हम लोगों ने ऑक्साइड्स बना लिए मेटल के। और लिया था, उसमें से पहले गैंग अलग कर लिया, और मिल गया हमको सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, उसको हमने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके ऑक्साइड बना लिया। उसमें जो भी थोड़ा बहुत दोबारा से गैंग बचा था उसमें फ्लक्स डाल के स्लैग बना के निकाल दिया, हमें ऑक्साइड मेटल का मिल चुका है। अब अगला काम है अपना उस ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को बाहर कर लेना, ऑक्सीजन को निकाल देना। सो अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें समझने वाली चीजें अच्छी खासी है, तो जरा प्रेम से आराम से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू द मेटल, कि भैया मेटल तक हम ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करके लेके जाएं, ठीक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग तरीका है, ये बात क्लियर है। जैसा मेटल वैसा तरीका, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीका लगाया उसको चिपका दिया सब जगह काम बन गया। लेकिन जो सबसे फेमस तरीका है वो है कार्बन के साथ हीट करके अलग करना, ये सबसे फेमस तरीका है। कोई भी मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ हीट करके अलग कर लेना उस मेटल को, ये सबसे फेमस तरीका है। सो अपन सबसे पहले फेमस तरीका पे आ रहे हैं, दैट इज रिडक्शन बाय हीटिंग, और मेनली किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। सो अब देखो होता क्या है कि कार्बन जो है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो कहीं से किसी चीज को रिड्यूस कर दे। जैसे देखो ये मेटल ऑक्साइड है, अगर इसको कार्बन से रिएक्ट कराया तो मेटल बन गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। सो यहाँ पे ये कार्बन कैसे वर्क कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। तो करते क्या है कि मेटल को कार्बन के साथ हीट करते हैं और जो कि उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। मेनली ये आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस है, ठीक है। सो अब एक एक चीजों को जरा सा गौर से देखते चलते हैं। सो बोलता क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग इट विथ अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमको समझ में आता है कि भैया मेटल ऑक्साइड को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर दो, मेटल अलग हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होकर अलग हो जाएगा। अगली बात, द रिड्यूसिंग एजेंट एग्जाम्पल कार्बन, ध्यान देना कार्बन पे फोकस है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल ऑक्साइड। भैया ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बना चुका है और मेटल अलग हो चुका है। बोलता क्या है कि द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर, कार्बन के साथ जब भी किसी मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं सो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है। सो दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग, मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि भैया कार्बन ही क्यों, पहला। दूसरा, क्या कार्बन के अलावे किसी और का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। क्या ये सीधे रट्टा मारना है या इसमें कुछ चीज ऐसी है जो कॉन्सेप्चुअल भी है, तो भैया बिल्कुल है। इसमें कुछ चीज है जो थर्मोडायनेमिक्स, चूंकि हीटिंग इन्वॉल्व है मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो है यहाँ पे। सो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है इस रिडक्शन के लिए
अब वो कैसे लगता है, क्या लगता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको छापो, कोई तकलीफ हो तो पूछो। अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इन्वॉल्व है आगे बात करेंगे। आरिस कार्बन कोक के फॉर्म में होता है, बिल्कुल आरिस कार्बन कोक के फॉर्म में होता है। छापो फटाफट से। और अपन देखेंगे कि भैया क्या और कोई तरीका है, नहीं है, और कार्बन ही क्यों ज्यादा यूज किया जाता है, इस पे वार्तालाप अपन करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में जो समझने वाला है एक्चुअल का। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल है, बाकी उसके बाद तो याद करना ही है। कोई ऐसा जिसको लगता है यहाँ तक में कोई चीज समझ नहीं आई है, मिस हो गया है? इसके बाद हमको मिल जाएगा मेटल, ठीक है। यहाँ तक हमको मिला था मेटल ऑक्साइड। छाप लिए? चलो, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि भैया इसकी कहानी कैसी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को छाप लो कि भैया ये कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैसे रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, कैसे रिडक्शन करता है, इनको फिलहाल छाप लो। किसके किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड हुआ, इसमें CO डालते हैं तो CO2 बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। लेड ऑक्साइड में कार्बन डाल के लेड को अलग, CO को अलग। आयरन ऑक्साइड है, उसमें कार्बन डाल के आयरन को अलग, कॉपर मोनोऑक्साइड अलग। जिंक ऑक्साइड कार्बन जिंक मिल गया, जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक मिल गया। सो बेसिकली कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, मेटल में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, पहले इस एग्जाम्पल को छापो, फिर बात करेंगे उस पर। ऊपर में बस रिडक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके लिए परेशान नहीं होना। रिडक्शन क्या है भैया? ऑक्सीजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। भाई पीछे वाला बाकी था, अच्छा छोड़, थोड़ा जगह छोड़ दे बेटा, बाद में लिख लेना, इसको छापो।
छाप लिया? चलो, सो अब अपन आते हैं जरा चेक करने के लिए कब ये रिएक्शन पॉसिबल है और नहीं है, इसका थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट कैसा है। ठीक है, चलिए देखो, एक चीज हमने बहुत पहले पढ़ी थी, अब उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होती है? तो भैया जब उसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं चाहता हूं, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास ये जो आयरन भाई साहब हैं, इनका ऑक्साइड जो है ये Fe2O3 जो है, ये क्या हो कि कार्बन से रिएक्ट कर जाए और Fe हमको अलग मिल जाए और यहाँ से CO अलग हो जाए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल कब है, ये फिजिबल कब है? तो ये तभी फिजिबल है जब इसका डेल्टा जी जो है, इसको ध्यान रखो, ये याद है हमको, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ा करते थे कि भैया जब डेल्टा जी इसका निगेटिव होगा तभी जाके ये क्या होगा, फिजिबल रिएक्शन होगी। सो यही इसका थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट है कि भैया अगर डेल्टा जी आप निगेटिव रख पाते हो किसी रिएक्शन का, तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी, हीट करोगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि डेल्टा जी निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डेल्टा जी निगेटिव है पॉजिटिव है किसी भी कहानी में? तो हमको एक चीज बहुत पहले से पता है कि भैया डेल्टा जी जो है, इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला भी हमको पता है। सो हमको एक चीज तो पता चला यहाँ से कहीं ना कहीं कि ये डेल्टा जी निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डेफिनेटली बिल्कुल फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, सही बात है निधि। सो डेल्टा जी जो है वो निगेटिव कब हो पाएगा? तो ये डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता ही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है तो कब फिजिबल होगा नहीं होगा, ये हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा के बता सकते हैं। सो अब बात ये आती है कि भैया किस टेम्परेचर पे कब फिजिबल कब नहीं फिजिबल, सवाल तो अभी भी वहीं अटका हुआ है, डेल्टा जी हम निकाले कैसे आखिर, तब तो हम बता पाएंगे। सो डेल्टा जी निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एलिंघम डायग्राम। एलिंघम साहब का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और तब जाके हमको पता चलता है कि भैया हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कौन सा चीज कार्बन जो है या कोई दूसरा मेटल जो है वो हीट करने पे किसी को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये पता करने के लिए एलिंघम के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एलिंघम साहब कहते क्या है, जरा इस चीज को गौर फरमाना। तो एलिंघम साहब ने क्या किया ना, बहुत सारे मेटल्स के लिए, ध्यान से सुनो, बहुत सारे मेटल्स के लिए ये जो डेल्टा जी है, ये जो डेल्टा जी है, अलग अलग टेम्परेचर पे बता दिया है कि अलग अलग टेम्परेचर पे उसका डेल्टा जी कैसा रीड होता है। उसके लिए उन्होंने कुछ ग्राफ्स प्लॉट करके दे दिए हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए या कार्बन के लिए या किसी भी चीज के लिए जिसका इसका हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन में, उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है ये उन्होंने प्लॉट करके दे दिया है। अब उस प्लॉटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकली, जिससे हम मेटल को रिड्यूस कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं। अब वो प्लॉटिंग कैसी है जरा उस पर गौर फरमाना। तो भैया वो प्लॉटिंग कुछ इस तरीके की है जिसको बोलते हैं एलिंघम डायग्राम। आपको याद नहीं रखना, इसमें कुछ भी याद वाद नहीं रखना, बस ध्यान रखना है कि ये प्लॉटिंग है किसके बीच की। तो ये है प्लॉटिंग अपने पास डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है, जिससे हमें पता चल पाता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। अब कैसे पता करें, ठीक है? सो मैं इसके थियरी पे नहीं जा रहा, जिसको थियरी जानना लास्ट के 15 मिनट बैठ जाना, मैं समझा दूंगा। मैं अभी सीधा सीधा इसके कॉन्सेप्ट पे, इसका रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ जो इस चैप्टर में काम का है, और कभी नहीं पूछने जाता कि ये कैसे डिराइव होके आया। लास्ट में बैठना, समझा दूंगा मैं, ठीक है? सो कब और कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, या कार्बन का इस्तेमाल क्यों बहुत ज्यादा किया जाता है रिडक्शन में, ये सारे सवालों का जवाब इस डायग्राम में है। कैसे है तो ध्यान दो। मान लो कहीं भी रिडक्शन हुआ होगा, तो रिडक्शन कैसे रहा होगा? रिडक्शन कुछ इस तरीके का हुआ होगा कि कोई एक मेटल है, उस मेटल का ऑक्साइड रहा होगा, तो मान लो MX और OY एक ऑक्साइड रहा होगा। इस मेटल ऑक्साइड को कोई हो सकता है इसको कोई एक मेटल रिड्यूस कर दे, हो सकता है कि इसको कार्बन रिड्यूस करे, हमको नहीं पता। हम कार्बन का एग्जांपल लेके जरूर चले थे, लेकिन क्या कार्बन ही रिड्यूस कर सकता है? मान लो मेरे पास कार्बन अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? या कोई इसको रिड्यूस कब कर सकता है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो मान लो इसको रिड्यूस करने वाला है ए, मान लो इसको रिड्यूस करने वाला कंपोनेंट है ए मेटल भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, तो हमको प्रोडक्ट में मिल जाएगा मेटल M और साथ में A का ऑक्साइड मिल जाएगा, तो A का ऑक्साइड लिख रहा हूँ, A ऑक्साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, कब होगा, तो ये हीट करने पे। अब सवाल ये उठता है कि ये रिएक्शन कब फिजिबल होगी, कब हो सकता है ये रिडक्शन। सो ध्यान दो, रिडक्शन कब होगा। ये रिडक्शन तब पॉसिबल है, ध्यान से देखना, ये रिडक्शन कब पॉसिबल है। सो ये रिडक्शन तब पॉसिबल है जिससे रिडक्शन करना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिससे रिडक्शन करना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उस गिवन टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर पे रिडक्शन करना चाहते हो, उस टेम्परेचर पे जिसका रिडक्शन करना है, मतलब ये क्या है अपने पास, ये वाली जो चीज है जिसका रिडक्शन होने वाला है, मतलब ये अपने पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, बोलता क्या है कि जिस भी टेम्परेचर पे, मान लो अपने पास यहाँ टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर T था, ठीक है, कभी इस पे बहुत डिटेल्स में क्वेश्चंस आते नहीं है, पर ध्यान से देख लो। बोलता क्या है कि जिसका रिडक्शन करना है दैट इज mx, जिससे रिडक्शन करना है दैट इज a, किस टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। तो ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, तो ये तब पॉसिबल होगा जब एलिंघम डायग्राम में A जो है ये M से नीचे आता हो। ध्यान से सुनना, A जो है ये M से नीचे आएगा तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अगर A M से नीचे नहीं आएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ फिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिजिबिलिटी इफ A लाइज बिलो M, अगर A जो है वो M के नीचे आता है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा टेम्परेचर T पे। चलो जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझसे बोला गया, एक एग्जांपल देखो, मान लो मुझसे बोला गया कि क्या जिंक को, ये देखो ये जिंक का ग्राफ है, क्या जिंक को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है हीट करने पे, कर सकता है। कब कर सकता है, तब तक कर सकता है जब तक एल्यूमिनियम जो है वो जिंक के नीचे आता हो। जब तक जिंक के नीचे एल्यूमिनियम आता है तब तक जिंक को रिड्यूस कर सकता है। और अगर एल्यूमिनियम जिंक के नीचे, इस रिएक्शन को मत देखो कि रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, हमको बस इस चीज को देखना है। इस चीज को देखो, यहाँ ये एल्यूमिनियम यूज हुआ, यहाँ जिंक यूज हुआ, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हुआ, यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये देखना है कि भैया अपने पास कहानी ये होनी चाहिए कि जिससे कराना है उसको नीचे रखो, जिसको कराना है उसको ऊपर रखो, तो बिल्कुल रिडक्शन हो सकता है, वो प्रोसेस पॉसिबल है। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि बताओ क्या एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है, कर सकता है, लेकिन कब, इस चीज को ध्यान से देखना, तब तक कर सकता है जब तक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से नीचे था। लेकिन इस ए पॉइंट के बाद एल्यूमिनियम ऊपर, एल्यूमिनियम नीचे रह जाता है, मैग्नीशियम ऊपर हो जाता है, मतलब अब इसके बाद एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को रिड्यूस करेगा, ना कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को। अब रिडक्शन का तो बहुत लोग भूल ही चुके होंगे कि रिडक्शन होता क्या है, कैसी कहानी है, रिएक्शन कैसा होगा, तो जरा यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दो। बोलता है बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, बस सिंपल सा, फिजिबल होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखना ध्यान से, मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ Al2O3 प्लस Mg गिविंग MgO प्लस Al2O MgO प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, बोलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो लिया है, यहाँ ये टेम्परेचर ले लिया है 1500 के, ये टेम्परेचर ले लिया 1700 डिग्री सेल्सियस। बोला 1700 डिग्री सेल्सियस पे बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। अपने से क्वेश्चन पूछा गया ये फिजिबल है कि नहीं है। हमको चेक करना होगा 1700 डिग्री पे कौन नीचे और कौन ऊपर आता है। तो जब हम 1700 डिग्री पे चेक करेंगे तो 1700 डिग्री लाइक समथिंग यहाँ कुछ आने वाली जगह, यहाँ आने वाली जगह पे जब हम चेक कर रहे हैं तो हमको दिख क्या रहा है, हमको दिख रहा है कि एल्यूमिनियम नीचे और मैग्नीशियम ऊपर है। हमको रिएक्शन फिजिबल कब होती,
जो रिड्यूस करने वाला है वो नीचे हो और रिड्यूस होने वाला ऊपर हो। जरा देखा जाए क्या यहाँ कहानी है, तो भैया नहीं, यहाँ कहानी जो है वो थोड़ी उल्टी है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में अपने पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये अपने पास है रिड्यूसिंग एजेंट। हमको बस इतना चेक कर लेना है कि रिड्यूसिंग एजेंट नीचे है कि नहीं है। नहीं भैया, इस केस में हमको दिख रहा है मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, मतलब ये जो रिएक्शन है ये 1700 डिग्री पे फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल हो जाएगा। बस हमको यही समझना है इस डायग्राम से कि कब फिजिबल कब नॉट फिजिबल। ठीक है, सेम सेम रिएक्शन को मैं सेम रिएक्शन बोल रहा हूँ और टेम्परेचर बदल दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि Al2O3 और प्लस मैग्नीशियम, टेम्परेचर अपने को बदल दिया, ये MgO दे दिया और Al दे दिया। बोलता है कि यहाँ टेम्परेचर ले लिया गया है अब की बार अपने पास 600 डिग्री सेल्सियस। अब बोला कि बताओ 600 डिग्री सेल्सियस पे ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा। हमको चेक करना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैग्नीशियम है। बस हमको चेक कर लेना है कि मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम वाले से नीचे आता है कि ऊपर आता है। ठीक है, बस चेक करो, यहाँ पे जो मेटल दिया उसको चेक करो, इसको पकड़ो। मेटल अपने को क्या दिया, मैग्नीशियम दिया ना, बस मैग्नीशियम वाला ग्राफ देखो। अच्छा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला ग्राफ से नीचे है, कहाँ पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे, अपना काम बन गया। मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये फिजिबल होगा, काम खत्म। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज फिजिबल रिएक्शन। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई कि कब फिजिबल होगा कब फिजिबल नहीं होगा। जल्दी से हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो कि फिजिबल होगा नहीं होगा, ये समझ आया नहीं आया, जादू हो गया। ग्राफ गिवन रहेगा आशीष हमेशा, ग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, ग्राफ चेक करो, ग्राफ में जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, दैट्स ऑल। नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, यही इस ग्राफ का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट पहले इसको छापो, फिर इसका एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन और भी बताता हूँ। छापो इसको, पहले छापो जल्दी से। ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ नहीं बनाना है, एक दो बना लो। देखो एक काम करो, ग्राफ में एक दो प्लॉट कर लो, जैसे मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और कार्बन का। कार्बन वाले जितने उन सबको प्लॉट करना, कार्बन, कार्बन के आपके पास जितने भी दिए हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उन सबको प्लॉट करो। बस ऐसे ऊपर नीचे जाते हुए, डेटा नहीं लिखना है, बस ऊपर नीचे, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर चढ़ रहा है, बस ये प्लॉट करना है। ठीक है, छापो जल्दी से। कार्बन वाले में एक खासियत है, उस खासियत को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, तो इसको छापो, प्लॉट ऊपर नीचे बस बना लो, काम खत्म। जल्दी छापो बाबू, टाइम कम है अपने पास। ओजस्वी जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। बिल्कुल कल्याणी, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नीचे आ रहा है, यही इसकी खासियत है कार्बन वाले की। लेकिन ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम का कि जब कार्बन में नीचे क्यों होता है प्लॉट। थर्मोडायनेमिक्स बहुत पढ़े हो तो समझाएगा मेरे को क्यों होता है नीचे, कार्बन का प्लॉट नीचे क्यों आ रहा है टेम्परेचर के साथ। मेटलर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन का, थर्मोडायनेमिक्स इस क्वेश्चन का लेना देना है कि कार्बन का प्लॉट नीचे क्यों आता है टेम्परेचर के साथ। छाप लिया सबने, चलो
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नीचे लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना। थ्योरेटिकली carbon is known as universal reducing agent। कार्बन को यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जरा इस चीज को गौर से देखो। कार्बन चाहे तो हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है। जैसे कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, उसको कार्बन क्यों रिड्यूस कर सकता है? इसलिए क्योंकि कार्बन का इस ग्राफ को नोटिस करो, ये ग्राफ जो है ये नीचे जाती है। कार्बन का ये जो ग्राफ है, जब वो मोनोऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तब नहीं बात कर रहा, जब मोनोऑक्साइड बना रहा है तो नीचे जा रहा है। मतलब लिमिटेड सप्लाई अगर आपको मिला या एक्सेस कार्बन रहा तो वो हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे मेटल्स जो है वो कभी ना कभी ऊपर ही जाते हैं, उनको ऊपर ही जाना है, वो नीचे नहीं आ सकते। लेकिन कार्बन इकलौता ऐसा है जिसका ग्राफ नीचे जाता है। कोई तो टेम्परेचर ऐसा होगा जिस टेम्परेचर पे वो मेटल ऊपर जाएगा और कार्बन नीचे आएगा। कभी तो ऐसा होगा, देखो यहाँ देखो तो वो चाहे तो देखो यहाँ मैग्नीशियम के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, सबके नीचे कार्बन पहुंच गया इस जगह पे। सो कोई तो ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे कार्बन नीचे आएगा, और अगर कार्बन नीचे आया तो रिड्यूस तो करेगा ही करेगा। सो दुनिया के हर मेटल को कार्बन रिड्यूस कर सकता है थियोरेटिकली। भले प्रैक्टिकली ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन थियोरेटिकली दुनिया के हर मेटल को कार्बन रिड्यूस कर सकता है। हो सकता है कि उस केस में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हाँ कर जरूर सकता है, ये बात सच है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कार्बन एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है, और इसीलिए इसका फोकस होता है, इस टॉपिक का जो फोकस है वो है कार्बन। कार्बन को ही फोकस में रख के हम इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कार्बन सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हर मेटल को रिड्यूस करने में कैपेबल है। चलो छापो फटाफट से। प्रैक्टिकली क्यों नहीं है, उसके रीजन बहुत सारे हैं। एक तो टेम्परेचर खुद ब खुद एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके अलावे भी थोड़े बहुत रीजन है जो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। छाप लिया क्या सबने? कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? कार्बन कैन रिड्यूस एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड नहीं, मेटल, एनी मेटल ऑक्साइड, ये कह सकते हो आशीष, एनी कंपाउंड नहीं। बिल्कुल आरीज, ग्रुप 1 वाले को भी कर सकता है, टेम्परेचर बस उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगा, पर कर जरूर सकता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल में तो कहानी बहुत अलग होती है, थियोरेटिकली कर जरूर सकता है, ठीक है। चलो, सो इसके साथ आज की सभा समाप्त है। अब जिसको ये जानना है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है क्या, वो रुक के जान सकते हो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस ग्राफ का थर्मोडायनेमिक्स मेटलर्जी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में भी कभी पूछा उछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जानने की इच्छा रखते हो तो रुक सकते हो, मैं बता दूंगा ये ग्राफ ऐसा क्यों है और कार्बन नीचे क्यों आया, सब ऊपर क्यों गए, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी ऐसे आज की क्लास खत्म है। बस इतना ध्यान रखना, नीचे वाले ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, काम खत्म। इसमें किसी को समस्या है तो बता दो मुझे, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, ये समझ में नहीं आया किसी को? डन है। चलो, तो अब थोड़ा सा इस ग्राफ को चीर फाड़ करते हैं, ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, क्या सिखाता है ये ग्राफ, ठीक है। बाकी ये जो अभी बताने वाले हो, जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसका ना क्वेश्चन वेश्चन आता है ना सिलेबस में ऐसा कुछ पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी में भी डेफिनेटली लिख के जरूर दिया हुआ है, लेकिन हाँ कभी क्वेश्चन वेश्चन नहीं आते, कभी कुछ बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन नहीं आता तो पढ़ना, ठीक है। देखो इस ग्राफ को मैं दोबारा से यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। ये ग्राफ सारे के लिए देखो, सबके लिए देखो, जितने भी मेटल्स हो, कार्बन हो, या आखिर ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है? तो सबके लिए देखोगे ना तो डेल्टा जी वर्सेस टी में बना हुआ है, और सारे जगह रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है।
विथ ऑक्सीजन रिएक्शन है सारे मेटल्स का, उसी के लिए ग्राफ बना हुआ है। मतलब मेटल टू ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड, इसी का ग्राफ बना हुआ है सारे जगह पे। ठीक है, मेटल विथ ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड, इसी का ग्राफ बना हुआ है। और एक बात बताओ, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमको पता है, क्यों पता है? क्योंकि हमको पता है कि दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में डेल्टा एच जो होता है, वो डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन 0 होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो डेल्टा एच तो हमको समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक है, निगेटिव होगा। ठीक है, सारे केसेस में। अब बात ये आती है कि डेल्टा जी क्या होता है। तो भैया डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को गौर से देखो, कहानी कैसी है। ये चीज अगर निगेटिव होगी, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जिसको ये सब नहीं जानना, थोड़ा चीर फाड़ नहीं करना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच जो है ये निगेटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। डेल्टा एस पे जरा गौर फरमाते हैं, ध्यान देना, डेल्टा एस पे गौर फरमाओ। देखो डेल्टा एस अगर क्लास 11th को थोड़ा याद करोगे तो मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में, और ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो देखो ये दोनों सॉलिड है और ये गैसियस है। मतलब अगर यहाँ डेल्टा एस निकालने का प्रयास करोगे तो प्रोडक्ट में सॉलिड, रिएक्टेंट में गैसियस, मतलब डेल्टा एस क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? मुझे जल्दी से बता दो। एंट्रोपी घट रही है कि बढ़ रही है? जल्दी बताओ मुझे। डेल्टा एस जो होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बताने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सब भूल भुला के बैठे हुए। देखो भैया, प्रोडक्ट में सॉलिड है, रिएक्टेंट में गैस है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है एक तरीके से। तो इंट्रोपी जो यहाँ केसेज में आएगी वो कौन से आएगी? तो इंट्रोपी अपने पास निगेटिव आएगी। इंट्रोपी का निगेटिव आना, अब एक चीज समझो, ये चीज अपने पास क्या है? निगेटिव क्वांटिटी है। मान लो ये -100 था, माइनस टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कुछ भी रहा और ये भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया होगा। तो मान लो कुछ कहानी अपने पास एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि मान लो ये कुछ इक्वेशन ऐसी बन गई, मान लो -50 रहा होगा एंट्रोपी चेंज किसी भी मेटल के लिए, मान लो। तो अपने पास इक्वेशन कैसा बन गया? तो इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो इक्वेशन बन गया -100 प्लस टी इंटू 50। अब देखो यहाँ गौर से देखो भाई, तो हमको एक चीज दिख रहा है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करें तो यहाँ जो ये अपने पास क्या है? तो ये अपने पास x और ये अपने पास m है। m हमको दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब सारा ग्राफ किधर चढ़ेगा? ऊपर साइड चढ़ेगा। इसलिए सारा मेटल जो है वो ऊपर साइड चढ़ता है, यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव आती है। सारे का इंटरसेप्ट निगेटिव क्यों है? सारे का इंटरसेप्ट निगेटिव इसलिए क्योंकि हमको पता है कि इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। इस कंबशन रिएक्शन में सारे का जो अपने पास इंटरसेप्ट आने वाला है क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो, जो समझने का प्रयास कर रहे हो कि ये ग्राफ ऊपर क्यों चढ़ा और यहाँ पे सारे जगह डेल्टा जी जो है वो निगेटिव क्यों मिल रहा है? इसलिए निगेटिव मिल रहा है क्योंकि डेल्टा एच अपने पास अच्छा खासा निगेटिव रहा होगा उस रिएक्शन के लिए, और टेम्परेचर बढ़ेगा, ये स्लोप पॉजिटिव है, धीरे धीरे कहानी ऊपर चढ़ती जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एक केस तो ऐसा भी था जहां ये स्लोप निगेटिव आया था, तो ये कार्बन में स्लोप निगेटिव क्यों आया? देखो भाई यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्रोडक्ट में 2 गैस है और रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। यहाँ इंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। इंट्रोपी अगर पॉजिटिव आ गई तो यहाँ जो स्लोप होगा, जो डेल्टा एस होगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ देखोगे तो ये -m बन चुका है, आपके पास स्लोप निगेटिव आ रही है। इस वजह से जब CO बनता है, सिर्फ जब CO बनता है तो स्लोप निगेटिव आता है। जब CO2 बनता है तो फ्लैट क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि भैया यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ इंट्रोपी, प्रोडक्ट में भी एक गैस, रिएक्टेंट में भी एक गैस, कार्बन तो गैस है नहीं, तो वहां पे स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रोपी चेंज 0 हो गई। इंट्रोपी चेंज ही 0 हो गया
तो इसलिए वो ग्राफ फ्लैट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच हो जाता है सीधे सीधे। इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ग्राफ फ्लैट होता है, मोनो ऑक्साइड में नीचे आता है, मेटल्स में ऊपर चढ़ रहा होता है। सो यही कहानी है इस ग्राफ की, एनालिसिस इस ग्राफ की इसी तरीके से की जाती है। थोड़ा बहुत भेजे में गया क्या? थोड़ा बहुत गया भेजे में, ये क्या कहानी है? पूरा गया? क्या बात है, चलो अच्छा लगा जान के। ठीक है, तो यही कहानी आपके पास है कि भैया ये किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। चलो ठीक है, मैं एक और चीज समझा देता हूँ कि इस नीचे और ऊपर वाले की कहानी कैसी है, वो भी समझ लो, ध्यान से देखना। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ कि नीचे ऊपर से कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी उसका नेगेटिव आ जाए तो फिजिबल होगा कोई भी रिएक्शन। चलो मैं चाहता हूँ, एक एग्जांपल देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम वाला एग्जांपल देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस कर देता है और इसको मैग्नीशियम बना दे रहा है और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के अलग हो जा रहा है। ये कब हो रहा था? तो ये तब हो रहा था जब अपने पास टेम्परेचर जो है ये 2000 था, मान लो इस टेम्परेचर पे। हमको पता है कि इस टेम्परेचर पे यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम है, ध्यान दो इस टेम्परेचर पे यहाँ पे है मैग्नीशियम और यहाँ पे है एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। प्रूफ करो फिजिबल कैसे, डेल्टा जी निगेटिव कैसे आया इस रिएक्शन का? बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ये रिएक्शन कैसे बनी होगी, कैसे लिखा गया होगा? तो दो रिएक्शन के मिलने से बना होगा। कौन से दो रिएक्शन के मिलने से बना होगा? तो देखो ये दो रिएक्शन कौन से, तो पहले इसको बैलेंस भी कर लेते हैं अपन। तो इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो अपन क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगा लो 3। ठीक है, तो इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं अपन। तो यहाँ लगा लो, ए भाई क्या है ये, हाँ यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 3, यहाँ लगा लो 3, बैलेंस हो गया क्या? ठीक है, तो ये रिएक्शन आखिर बनी कैसी होगी? जिससे बनी होगी वहां से डेल्टा जी मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे बनी होगी, ध्यान दो, ये रिएक्शन कुछ ऐसे बना होगा, Mg प्लस O2 गिविंग MgO, यहाँ 2 लगा लो पहले, Al प्लस O2 गिविंग Al2O3, Al2O3, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसको 3/2 लगा लो। डन है, चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, बैलेंस है ना ऊपर वाला, 2 3 3 2, ठीक है, चलो ये भी बैलेंस है। अच्छा यहाँ पे इसको भी 2 लगाना पड़ेगा ना, छोड़ो एक काम करो, इसको ऐसे कर लेते हैं, Al2O3, तो यहाँ पे लगा लो 2, यहाँ लगा लो 3/2, ठीक है, एक से, हाँ यहाँ लगा लो, एक सेकंड रुको, तो ये रिएक्शन किसके लिए दिया हुआ है? 4/3 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं 4/3, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, ये बैलेंस फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज 4/3 Al, और ये दिया हुआ है O2, ये दिया हुआ है 2/3 Al। अब देखो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में 2 होगा, कहाँ पे 2 होगा भाई? अब चलो ठीक है, हो गया ना, काम खत्म। अब ये दो रिएक्शन तो हमको यहाँ से मिल गई, एक रिएक्शन यहाँ मिल रही है, एक रिएक्शन यहाँ मिल रही है, ये 2 रिएक्शन हमको मिल रही है। इन दोनों का यूज करके ये बनाना है। कैसे बनाओगे दोनों का यूज करके? हमको चाहिए ऊपर वाली रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो काम बन जाएगा क्या? देखो ध्यान दो, तो अगर हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो सो बस यही करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इसका डेल्टा जी लिखो, इसका डेल्टा जी लिखो, दोनों का डेल्टा जी हमको इस टेम्परेचर पे पता है, एक का इतना एक का इतना, दोनों का डेल्टा जी पता, दोनों का डेल्टा जी लिख के देखो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिखेगा क्या? ध्यान से देखो, ये पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है, ध्यान से देखो, नीचे वाले का जो डेल्टा जी है वो ये है, ऊपर वाले का डेल्टा जी ये है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करोगे, नीचे वाले का डेल्टा जी -700 है, ऊपर वाले का डेल्टा जी -500 है, -700 में से -500 जाएगा तो -200 बचेगा, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी आएगा वो -200 आएगा, और 200 आएगा मतलब पता चल गया कि भैया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करने में कैपेबल है। समझ आया क्या? दो रिएक्शन, दोनों का डेल्टा जी उस टेम्परेचर पे पता, नीचे वाले में से ऊपर वाले को जब माइनस कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि निगेटिव आ गया, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। वही अगर तुम उस रेड वाले पॉइंट से पहले के टेम्परेचर पे लेते तो वो निगेटिव नहीं आता, मतलब रिएक्शन
फिजिबल नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, अपना काम गड़बड़ हो जाता है। तो ये समझ आया ये नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट कैसे आया है कि क्यों नीचे क्यों ऊपर, नीचे वाला क्यों ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाता है। डन है, आ गया। तो सबको आ गया या एक आध को ही आ गया? एक ही मेरे को भेजा कि आ गया, बाकी तो मुंह बना के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या ही बता दिया। चलो ठीक है, सो यही कहानी है, क्लियर है, चलिए ठीक है। सो यही कहानी है, जिस तरीके से अपन पता कर लेते हैं कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, चलो, और ये लिंगम डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझा दिया। अगले क्लास में अब इसके आगे की कहानी पे बात करेंगे। चलो यशवी बोलो फटाफट से, क्या डाउट है? क्या ये ध्यान नहीं है बेटा मेरे को, कहाँ पढ़ाई है? भेजना, तू मेरे को लिख के भेजना, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो लास्ट क्लास का अपलोडेड है निधि, देख लेता हूँ मैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वर्ड, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त। देख लूंगा मैं वो क्या चीज है, टर्म मेरे दिमाग में से स्लिप कर रहा होगा मे भी। चलो ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है।